गरीब बहनों का ब्यूटी पार्लर। बबली, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर में इतनी बड़ी हस्ती अपना मेकओवर कराने आ रही है। ब्यूटी, हम बहनें यही तो चाहती थी कि हमारा ब्यूटी पार्लर सिर्फ शोभेपुर गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी शुमार हो। आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। बबली और ब्यूटी दोनों बहनें थीं। शोभेपुर गांव में उनका एक बड़ा ब्यूटी पार्लर था। दोनों बहनें बातें ही कर रही थीं कि एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनकी ब्यूटी पार्लर के बाहर आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक रईस औरत जिसका नाम माया था उनके ब्यूटी पार्लर में दस्तक देती है। हम बहनों के ब्यूटी पार्लर में आपका तहे दिल से स्वागत है माया मैडम। थैंक यू ब्यूटी एंड बबली। तुम दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा है। आज माया के लिए मुख्य दिन है। आज मेरा स्टेज शो है, इसलिए अच्छा सा मेकअप करना। माया मैडम, अगर आप ड्रेस दिखा देती तो मेकअप में मदद मिल जाती। मगर मेरी कपड़ों से मेकअप का क्या लेना देना है? मैडम, कपड़ों से काया पलट, मेरा मतलब मेकअप पर बड़ा जोर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो उसका मेकअप सभ्य सिंपल ही शोभा देता है। अगर किसी दुल्हन का साज श्रृंगार हो तो उसका हैवी मेकअप शोभा देता है विद गोल्डन आई शैडो। ये देखा, मुझे आज शाम के स्टेज शो में ये स्लीवलेस वाइन कलर का गाउन पहनना है। मुख्य तौर से आपके मेकअप में आपके स्मोकी आई मेकअप पर जोर देना होगा। ब्यूटी, तुम इनके बाल बना दो, मेकअप मैं करती हूँ। दोनों बहनें माया का मेकअप करने लगती हैं। कुछ देर बाद मैडम, आपका मेकअप पूरा हो गया। शीशे में अपनी सूरत देखकर माया बेहद खुश होती है। वाओ, क्या लुक दिया है तुम दोनों ने। सचमुच आज से पहले अब माया का मेकअप किसी ने इतनी बेहतर तरीके से नहीं किया। 15 मिनट में इतना प्यारा मेकअप, आउटस्टैंडिंग। जब तुम दोनों बहनें इतना अच्छा मेकअप करना जानती हो तो इस गांव बाजार के बजाय शहर में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोलती? वहां तुम इसे बढ़ चढ़कर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती हो। तुम्हारा मेकअप शहर के बड़े मेकअप मैन को भी मात दे सकता है। वैसे इतना अच्छा मेकअप तुमने सीखा कहाँ से? गरीबी से। इस ब्यूटी पार्लर के पीछे हम दोनों बहनों की घनघोर गरीबी छिपी है। 2 बरस पहले की बात है। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े परेशान हैं? सोच रहा हूँ कि कल सवेरे ये घर हमसे छिन जाएगा। तेरा किसान पिता कर्जदार हो गया है। अब तेरे बेबस बाप के पास उतने पैसे भी नहीं कि कर्ज उतार सके। पिताजी, हिम्मत मत छोड़िए, आपकी दोनों बेटियां आपके साथ हैं। बेटियों की बात से बैजू कुछ घड़ी के लिए शांत हो जाता है, मगर देर रात तक बेबस बाप शोक के समंदर में डूबा रहता है। सवेरे उसके जीवन की नैया डूब जाती है। पिताजी उठिए। ब्यूटी, बाबूजी कुछ कह नहीं रहे। बाबूजी हमें छोड़ गए बबली। पिता के चले जाने से दोनों बेटियां बिखर जाती हैं। उसी बीच साहूकार की पत्नी रमीला उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। रमीला काकी, कहिए कैसे आना हुआ? जल्दी से दोनों अपनी गठरिया बांधकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बाप ने मेरा कर्जा खाया है, ये घर मेरा है। काकी, हम बहनों को बेघर ना करिए। एक तो बाबूजी चल बसे, बस हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 1 महीने के भीतर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अपना हिसाब लगा लेना। हाँ। रमीला के जाते ही बबली कहती है, ब्यूटी, हम दोनों बहनें खुद ही दाने दाने पर मोहताज हो गई हैं। अरे इसका पैसा कैसे चुकता करेंगे? बबली, अब हमारे हाथों का हुनर ही हमें कर्जदार के चंगुलों से छुड़ाएगा। हम दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। हमारे गांव में दूर दराज तक एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं, और फिर सजना संवरना किस औरत को पसंद नहीं। हम दोनों गांव की औरतों से शुरुआत करते हैं और कुछ पैसे बटोर कर ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। चलो सभी औरतों को बता देते हैं। दोनों बहनें घर घर जाकर सभी औरतों को अपनी ब्यूटी पार्लर की कलाकारी के बारे में बताकर आती हैं। अगले दिन चंदा उनके घर आकर कहती है, अरे ब्यूटी बबली, कहाँ हो दोनों बहनें? चंदा चाची, हम दोनों यहाँ हैं। जरा जल्दी से मेरा चेहरा चमका दो, वो क्या है ना, आज ब्याह में जाना है। चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहनें आपका ऐसा मेकअप करेंगी कि शादी में सबसे सुंदर आप ही की सूरत लगेगी। एक और बबली चंदा का मेकअप करने लगती है तो वहीं ब्यूटी उसके बाल संवारने लगती है।
ये देखो चंदा चाची, आपका मेकअप पूरा हो गया। हाँ, तुम दोनों बहनों ने तो अपने मेकअप से मेरी काया पलट ही कर दी। ब्यूटी पार्लर का काम बड़ी ही बारीकी से सीखा है तुम दोनों ने। कितने पैसे दूं? चंदा चाची, आप अपनी खुशी से जो भी देना चाहे दे दीजिए। तो फिर ये लो 500 का पत्ता। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की कलाकारी का बखान गांव भर में फैल जाता है। औरतें अपना रूप संवारने निखारने की खातिर उनके घर आती, मेकअप करती और पैसे देती। हम दोनों बहनों के हाथों के हुनर से हम बहनों ने मेकअप से इतना मूल्य जोड़ बटोर लिया जिसे हम एक ब्यूटी पार्लर खोल दें। सोचो, अगर गांव में हमारे ब्यूटी पार्लर के काम में इतनी कमाई हो सकती, तो अगर हम यही ब्यूटी पार्लर बीच बाजार में खुल जाए तो अलग अलग गांव की औरतें भी वहां आकर मेकअप करवा सकती हैं। किए गए मेकअप से कमाया मूल्य से वो ब्यूटी और बबली नाम से एक पार्लर की ओपनिंग करती हैं। वो आने वाली पहली युवती सरपंच की बेटी रोशनी थी। रोशनी, तुम हमारे पार्लर में? वो मुझे अपनी शादी की प्री ब्राइडल लुक की फोटोग्राफी और ब्याह के दिन ब्राइडल मेकअप करना है। तुम दोनों बहनों से बेहतर कोई और कहाँ मेकअप करना जानता है। रोशनी, प्री ब्राइडल और शादी के दिन वाले ब्राइडल के लिए हम दोनों बहनें 25,000 रुपए लेंगी। उसमें तुम्हें एक पैकेज मिलेगा जिसमें थ्रेड, ब्लीच, हेयर वॉश, फेशियल, वैक्स इत्यादि शामिल होगा और मेकअप में फुल ब्राइडल बॉडी पॉलिश प्लस मेकअप होगा। अरे ये तो सुनहरा ऑफर है, चलो फिर मुझे सजाना शुरू कर दो। दोनों बहनें रोशनी का मेकओवर करती हैं, जिससे उन्हें बड़ी बेहतर कमाई हाथ लगती है। सचमुच तुम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की मुख्य तौर से मेकअप की बारीकियां ही हैं, जो औरतों के बीच सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में बदलता जाता है। दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। ब्यूटी, हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर के बलबूते हम बहनें कर्जे से उबर चुके हैं। आज हम दोनों बहनें जो कुछ भी हैं अपने ब्यूटी पार्लर की बदौलत ही हैं। हमारा ब्यूटी पार्लर अब हर एक गांव में अपनी छवि छाप छोड़ चुका है। हमें वर्कर की जरूरत है, क्यों ना हम अपने गांव की बेबस बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ही रोजगार दें, जिससे वह कमाई के साथ साथ हाथों की कलाकारी भी सीख जाएंगी। हाँ, ये सोच बेहतर है। दोनों बहनें अपने गांव की बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में काम देती हैं, जिससे गांव उनकी खूब सराहना करता है। इस तरह हम दोनों बहनों ने अपने ब्यूटी पार्लर के बलबूते घनघोर गरीबी को अपने मेकअप की कला से मात दी। वाकई तुम दोनों बहनों का बुलंद हौसला सराहनीय है। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मेकअप का मुकाबला बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ये लो मेकअप के पैसे। माया दोनों बहनों के मेकअप और उनके ब्यूटी पार्लर का खूब बखान करती है और उन्हें मेकअप के पैसे चुकाकर चली जाती है, जिसके बाद अंत में उनके ब्यूटी पार्लर में रमीला दस्तक देती है। ब्यूटी बबली, अंदर आने की इजाजत है? क्यों नहीं रमीला काकी, आइए। मुझे तो लगा मैंने उस रोज तुम दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था, तुम मुझे दरवाजे से ही खदेड़ दोगी। अरे काकी, वो बातें तो हम दोनों बहनों ने कब की बिसार दी। बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। बिटिया, जरा मेरा सुंदर सा साज श्रृंगार कर दो। दोनों बहनें रमीला का सुंदर मेकअप करती हैं, जिसे देखकर रमीला कहती है, इतना सुंदर श्रृंगार किया है तभी तो सब गांव की औरतें तुम दोनों बहनों की ब्यूटी पार्लर का बखान करते हुए नहीं थकती। इसी के साथ बबली और ब्यूटी बहनों के ब्यूटी पार्लर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। ब्रजेश एक ऑटो चालक था। उसकी 2 बेटियां थीं, अंबर और धरा। रोजाना की तरह आज भी ब्रजेश अपना ऑटो लिए सवारी के लिए सड़क पर खड़ा था। सवेरे से सांझ हो गई, मगर आज एक भी सवारी नहीं मिली। ऑटो को गैराज में लगाने का भी समय हो चला है। ब्रजेश निराश मन से ऑटो लिए गैराज की ओर अग्रसर होता है। तभी सामने से आ रही एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने की वजह से ब्रजेश से बड़ा टकराव होता है। दुर्घटना में ब्रजेश के दोनों पांव लहूलुहान हो जाते हैं। लोगों की मदद से ब्रजेश घर आता है। यहाँ उसकी दोनों बेटियां कहती हैं, बाबूजी, आपके पैरों में ये गहरा घाव कैसे आया बाबूजी? तारा, बाबूजी बोलने की अवस्था में नहीं है। जाओ, जाकर बाबूजी के लिए जल ले आओ। दोनों बहनें अपने घायल पिता की सेवा बाड़ी ही कर रही थीं कि तभी रईस हंसराज आकर रूखे स्वर से कहता है, अरे ब्रजेश के बच्चे,
कौन से चूहे के बिल में घुसकर बैठा हुआ है? चल बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। क्या बात है अंकल? कहाँ है तेरा बाप? बुला कर ला उसे। मेरे ऑटो का पुर्जा पुर्जा तोड़ फोड़ दिया है। अरे उसके पैसे कौन चुकाएगा? सुन लड़की, जाकर बोल दे अपने बाप को, अगर 1 माह के भीतर मेरे ऑटो का हर्जाना नहीं चुकता किया तो तेरे बाप और तुम दोनों बहनों को इस घर से बाहर खदेड़ने में हंसराज जरा भी नहीं हिचकेगा। हंसराज के बुरे शब्द स्वर 12 साल की अंबर का दिल बुरे तौर से तार बघार कर देता है। अरे कितना बेबस बाप हो गया हूँ मैं। भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी 2 बेटियों का भरण पोषण नहीं कर सकता। ऊपर से अब मेरे पांव अपंग हो गए, साथ ही कर्ज की कड़ी ने मुझे बांध लिया। बाबूजी चिंता मत कीजिए, अब आपकी दोनों बेटियां मिलकर इन बेड़ियों को काटेंगी। अगली सुबह दोनों बहनें काम की खोज में निकल पड़ती हैं। अंबर दीदी, सवेरे से सांझ हो गई, हम दोनों बहनों को अब तक कोई काम नहीं मिला। धारा, ऐसी बात नहीं बनेगी, हमें रिहायशी इलाके का रुख करना होगा। दोनों बहनें भूखी प्यासी मौसम की मार झेलकर एक रईस एरिया में आकर दरवाजा खटखटाती हैं, जिसके भीतर से माया बाहर आती है। क्या काम है? मेम साहब, हम दोनों बहनों को कुछ काम दे दीजिए, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। क्या काम कर सकती हो? मेम साहब, हम बहनें चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सारा काम जानती हैं। ठीक है, मगर कामकाज के बदले में मैं तुम दोनों बहनों को मात्र 2000 दे सकती हूँ। हमें मंजूर है मेम साहब। तो फिर काम में जुट जाओ, सारा फर्श अच्छे से चमकना चाहिए। दारा, तुम सफाई का काम देखो, मैं बर्तन मांज लेती हूँ। दोनों बहनें कामकाज करने लगती हैं। 1 माह बाद। दीदी, ऐसे बाबूजी के कर्ज की बेड़ी कैसी टूटेगी? हाँ धारा जी, तोड़ मेहनत मजदूरी के बावजूद भी कुछ नहीं बचेगा। मेम साहब से बात करते हैं। दोनों बहनें माया से कहती हैं। क्या बात है, तुम दोनों बहनें मेरे माथे पर क्यों खड़ी हो? माया मेम साहब, हम दोनों बहनों को कामकाज करते 1 माह हो गया, हमारी पगार बढ़ा दीजिए। इतने में गुजारा भत्ता भरसक मुश्किलों से चलता है। अरे बरा गई हो क्या तुम दोनों बहनें? मैंने तुम दोनों बहनों को बच्ची जानकर काम पर क्या रख लिया? तुम्हारे तो तौर तेवर बदल रहे हैं। तुम गरीब भुखनंगे होते ही ऐसे हो। बस अब मैं तुम दोनों बहनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर माया बेचारी बहनों को घर से निकाल देती है। वो रोते बिलखते हुए खेत खलियान से घर की ओर अग्रसर होते हुए कहती है। धरा, धूप बहुत तेज तर्रार हो रही है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों बहनें विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर रोते बिलखते हुए बातें करने लगती हैं। दीदी, ये बड़े लोग बहुत बुरे हैं, जितने पैसों के अमीर होते हैं उतने ही दिल के गरीब। हाँ धारा, माया मेम साहब ने हम दोनों बहनों को बच्चा जानकर हमारे पैसे बचा लिए। बतौर कोशिश के बावजूद हम बहनें बाबूजी के कर्ज का बोझ नहीं उतार पा रही। चिंता मत करो अंबर, तुम दोनों बहनें उस बोझ को जरूर उतारोगी। ये किसकी बोली थी? पीछे पलटो अंबर, धारा। जैसे ही दोनों बहनें पीछे मुड़ती हैं, पेड़ का इंसानी अवतार देख दोनों बहनें हक्की बक्की हो जाती हैं। मुझे देखकर चकित न हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें यूं रोता बिलखता देख मैं और चुप्पी न साध सका। जादुई पेड़, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। हम दोनों बहनें मिलकर उनकी मदद करना चाहती हैं, मगर हम बहनें बेरोजगार हैं। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हें ये तो स्मरण है कि मैं जादुई पेड़ हूँ, मगर मेरी शाखाओं टहनियों पर नील पॉलिश उगती है। क्या सचमुच? हाँ, मैं इसी पल छिन तुम दोनों बहनों को जादुई नील पॉलिश के पेड़ का पुख्ता प्रमाण दे सकता हूँ। पेड़ अपनी आंखें बंद करके जैसे एक शब्द बोलते ही वो जड़ से लेकर तनों शाखाओं तक सुनहरी चमक से सराबोर हो जाता है, जिसके प्रत्येक शाखा पर चमचमाते भांति भांति के नेल पॉलिश निकल आते हैं। ओ, पूरी इन बहनों की ख्वाहिश उगाए मुझ में सैकड़ों नेल पॉलिश। अरे ये तो जिन्न के जादू के जैसा है। आज तक पेड़ों में फल और सब्जियां उगती देखी है ये हाँ, ये नेल पॉलिश का जादुई पेड़ इंसानों की सोच से एकदम परे है। सब कुछ एक सपने सा लग रहा है। मगर मैं नेल पॉलिश का जादुई पेड़ जीता जागता प्रमाण हूँ। अंबर, धारा, जल्दी से नेल पॉलिश को तोड़ लो। जादुई पेड़ पर लगे नेल पॉलिश भांति भांति रंगों के नेल पॉलिश से परिपूर्ण थे। दोनों बहनें नेल पॉलिश तोड़कर उन्हें लेकर घर आती हैं। धारा,
इन नायाब नेल पॉलिश से अब हम दोनों बहनों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हाँ दीदी, इन नेल पॉलिश की चमक धमक से सभी इन्हें पसंद करेंगे। इन्हें बाजार में बेचकर हमारी खूब कमाई होगी। दोनों बहनें जादुई पेड़ से प्राप्त हुए नेल पॉलिश को बाजार में बेचकर देर रात घर आती हैं। देखो दीदी, नेल पॉलिश के जादुई पेड़ से हमने इतने पैसे कमाए। धारा, हमको और नेल पॉलिश के लिए उस जादुई पेड़ के पास पुनः जाना होगा। दोनों बहनें जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आकर कहती हैं, ए जादुई नेल पॉलिश के पेड़, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। उन बहनों के बोलते जादुई पेड़ सैकड़ों सुंदर चमचमाते नेल पॉलिश से चकाचौंध होता है। तुमने मुझे पुकारा? हमें और नेल पॉलिश चाहिए। मुझे पता था कि तुम दोनों बहनें मेरे पास आकर मुझे पुकारोगी। ये सारे सुनहरे नेल पॉलिश तुम ले जाओ। दोनों बहनें जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर उन्हें बेचती और प्रत्येक दिन जादुई पेड़ के पास आकर नेल पॉलिश प्राप्त करती। कुछ दिन बाद आज हम दोनों बहनों ने बाबूजी की कर्ज की बतौर बेड़ियां काट दी। धारा, इसका सारा श्रेय उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को जाता है, जिसकी बदौलत हम दोनों बहनों के कर्ज की कड़ी कटी, बल्कि हमने अपनी गरीब गुमटी को घर में बदल लिया। हमारे फर्श से अर्श तक पहुंचने का एकमात्र जरिया जादुई नेल पॉलिश का पेड़ ही है। एक सवेरे जब दोनों बहनें रोजाना की तरह नेल पॉलिश के पेड़ का पड़ाव पार कर रही थीं, तो रास्ते में उसे एक भिखारिन औरत भीख मांगते दिखती है। अरे सुनो बच्चियों, मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। मेरी दूध मुही बच्ची भूख से बिलबिला रही है। आंटी, यूं सड़क के बीचों बीच भीख मांगने से भला आप कोई कामकाज क्यों नहीं कर लेती? भरसक कोशिश करके देख ली बिटिया, मगर बेरोजगारी और भूख ने भिखारिन बना दिया। हम आपके रोजगार के रास्ते खोलेंगे, आइए हमारे साथ। दोनों बहनें उस भिखारिन को जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास लाती हैं। ए जादुई नेल पॉलिश की जादुई पेड़, हमारे सामने आओ। दोनों बहनों के बोलते ही साधारण पेड़ एक तेजोमय चमक के साथ प्रकाशमान होकर नेल पॉलिश के जादुई पेड़ में उजागर होता है। नेल पॉलिश का पेड़? आंटी, इस जादुई पेड़ पर लगे सारे नेल पॉलिश को तोड़कर आप इस बुरे जीवन से निजात प्राप्त कर सकती हैं। शुक्रिया बच्चों, आज तक मुझ भिखारिन को लोगों ने मारी रोटी दी, मगर तुमने कमाने का रास्ता दिखाया। जाइए, जाकर एक नया जीवन शुरू कीजिए। इस तरह नेल पॉलिश के जादुई पेड़ से न सिर्फ दोनों बहनें अपनी घनघोर गरीबी के दलदल से बाहर निकलती हैं, बल्कि उस बेबस भिखारिन के लिए भी कमाने का रास्ता कायम करती हैं। और दोनों बहनें आगे भी नेल पॉलिश के जादुई पेड़ से बेसहारा बेबस लोगों की भरसक मदद करके उन्हें रोजगार के रास्ते खोलती हैं। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहाँ चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी, मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो, मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहाँ खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा, क्या बात है, आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा, ऐसी बात है, ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो, मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है, जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहाँ घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ
उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई लेकिन गैस तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। हे भगवान, ये क्या, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं।
बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।